हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पार्ट 5 ऑफ आईएमयू सीरीज। आज इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे टॉपिक एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो इसको यहाँ पे पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं तुम्हें यहाँ पे करवा देती हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? एसिड्स के बारे में। तो एसिड्स बेसिकली क्या होते हैं? जो कि H पॉजिटिव आयन को बाहर निकालते हैं। ठीक है, यानी कि प्रोटॉन को बाहर निकालते हैं, उनको हम एसिड बोल देते हैं। जैसे कि मान लो अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में बात करूं, तो ये किस में टूटेगा? H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव के अंदर। अगर मैं H2SO4 के बारे में बात करूं, तब वो किस में टूटेगा? 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव के अंदर। तो कोई भी चीज अगर H पॉजिटिव को बाहर निकाल रही है, यानी कि प्रोटॉन को बाहर निकाल रही है, तो उसको हम बोल देते हैं एसिड। दूसरा, अगर हम इसके टेस्ट के हिसाब से बात करें, तो हम बोल देते हैं कि इसका जो टेस्ट होता है वो सॉर होता है। ठीक है, और साथ में ये कोरोसिव भी होता है नेचर में। कोरोसिव इन नेचर का मतलब क्या हुआ कि अगर तुम्हारी स्किन के ऊपर गिरेगा तो तुम्हारी स्किन को हार्म कर सकता है। तो यहाँ पे ना मेन चीज जो हमें पढ़नी होती है वो एसिड की क्लासिफिकेशन पढ़नी होती है। ठीक है, तो जब भी हम एसिड्स के बारे में बात करते हैं ना, तो एसिड्स को हम क्लासिफिकेशन जो करते हैं वो तीन बेसिस पे कर सकते हैं। अभी जो हम एसिड की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के हिसाब से हमें देखने को मिलता है कि एसिड दो तरीके के होते हैं। एक तो अपने पास होते हैं वीक एसिड्स और एक अपने पास होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो बेसिकली इनका मतलब क्या है? जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बारे में बात करते हैं ना, तो यहाँ पे हम बोल देते हैं कि कंप्लीट डिसोसिएशन हो रही है एसिड की। ठीक है, और जब भी हम बात करते हैं किसी भी वीक एसिड के बारे में, तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे पार्शियल डिसोसिएशन हो रही है। तो बेसिकली ये जो कंप्लीट डिसोसिएशन और पार्शियल डिसोसिएशन हमने लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ? अब यहीं पे समझते हैं। हमारे पास था HCl। ये जो HCl है, इसके पास कितने हाइड्रोजन थे? ओनली वन। और इसने बाहर कितने हाइड्रोजन निकाले? वन। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रही है? कंप्लीट डिसोसिएशन। तो ये किसके अंदर आ गया? स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर। H2SO4 के अंदर दो हाइड्रोजन देखने को मिल रहे थे और दो के दो हाइड्रोजन ये निकाल दे रहा था बाहर। राइट, तो इसलिए H2SO4 ये किसके अंदर आ रहा है? स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर आ रहा है। अब ये जो H2SO4 होता है ना, इसको हम और क्या बोल देते हैं? किंग ऑफ एसिड्स भी बोल देते हैं। देखा जाए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड तो HCl है, लेकिन H2SO4 को हम किंग ऑफ एसिड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बाकी एसिड्स बनाने के लिए, या फिर मान लो अगर हम बात करें डाइज बनाने के लिए, पेंट्स बनाने के लिए, हम कॉमनली जो एसिड यूज करते हैं वो H2SO4 होता है। एक और एसिड की बात करते हैं, HNO3, इसको हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। तो ये जो नाइट्रिक एसिड है, इसके अंदर एक हाइड्रोजन है, और जब ये डिसोसिएट होगा तो H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव में डिसोसिएट होगा, यानी कि एक ही हाइड्रोजन बाहर निकाल रहा है। तो ये जो नाइट्रिक एसिड है, ये भी किसके अंदर आ रहा है? अपने स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर। ठीक है, अब मान लो H3PO4, इसको बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरिक एसिड के अंदर तीन हाइड्रोजन देखने को मिल रहे हैं, और ये तीन हाइड्रोजन बाहर निकालते हैं साथ में PO4 3 नेगेटिव। तो यानी कि ये जो H3PO4 है, ये भी क्या है? अपना एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि कंप्लीट डिसोसिएशन होते हुए हमें नजर आ रही है। वीक एसिड्स के बारे में बात करें, तो जो पार्शियल डिसोसिएशन करे, जैसे मान लो अगर मैं एसिटिक एसिड के बारे में बात करूं, एसिटिक एसिड बेसिकली इसको हम इथेनोइक एसिड भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो एसिटिक एसिड है इसका कॉमन नेम है, इथेनोइक एसिड इसका IUPAC नेम है। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH, राइट। तो जब इसको हम तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा? CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, टोटल हाइड्रोजन कितने नजर आ रहे हैं? चार। लेकिन कितने प्रोटॉन बाहर निकाल रहे हैं? ओनली वन, यानी कि पार्शियल डिसोसिएशन हो रही है। तो ये जो अपने पास CH3COOH था, वो किसके अंदर आया? वीक एसिड के अंदर आया। ठीक है, तो ये होगी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के हिसाब से जब हम क्लासिफाई करते हैं अपने एसिड्स को। यहाँ पे ना एक और चीज तुम्हें पता होनी चाहिए, और वो है बेसिसिटी ऑफ एसिड। ठीक है, तो बेसिसिटी ऑफ एसिड का यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि अपना जो एसिड है वो कितने H पॉजिटिव को बाहर निकाल रहा है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, HCl के अंदर ये कितने H पॉजिटिव बाहर निकाल रहा था? ये 1H पॉजिटिव बाहर निकाल रहा था, यानी कि HCl की जो बेसिसिटी हो जाती है वो हो जाती है 1। अगर इसकी बेसिसिटी 1 है तो इस एसिड को हम मोनो
एटॉमिक एसिड भी बोल देते हैं। ठीक है, मोनो मीन्स वन। अब देखो यहाँ पे H2SO4 कितने H पॉजिटिव निकाल रहा है, 2 निकाल रहा है। तो ये जो H2SO4 है इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 2, क्योंकि 2 H पॉजिटिव निकाल रहा है, राइट। और इस वजह से हम इसको बोल देते हैं डाई बेसिक एसिड। यहाँ पे ऊपर ठीक कर लेना, मोनो एटॉमिक नहीं, यहाँ पे मोनो बेसिक एसिड आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, HNO3। HNO3 कितने H पॉजिटिव निकाल रहा है, 1। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, 1। और इस वजह से हम इसको बोलेंगे मोनो बेसिक एसिड। ठीक है, देन उसके बाद क्या है, H3PO4। तो ये जो H3PO4 है इसने कितने H पॉजिटिव निकाले, 3। तो इसकी बेसिसिटी हो गई 3 और इसको हम बोल देते हैं ट्राई बेसिक एसिड। अब एसिटिक एसिड का भी देख लेते हैं। एसिटिक एसिड है CH3COOH, राइट। तो ये जो CH3COOH है अपने पास, ये कितने H पॉजिटिव निकाल रहा है, ओनली 1। तो बेसिसिटी हो गई इसकी 1। ठीक है, और इसकी वजह से हम इसको क्या बोल देंगे, मोनो बेसिक एसिड बोल देंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिसिटी ऑफ एसिड का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे जो हमने क्लासिफिकेशन देखी वो किसके हिसाब से देखी, वो देखी हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के हिसाब से। ठीक है, अब हम जो यहाँ पे बात करेंगे वो बात करेंगे सोर्स के हिसाब से। तो जब हम एसिड को क्लासिफाई करते हैं तो हम इसको किसके हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक दूसरा तरीका, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। तो सोर्स के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो एक तो अपने पास होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स और एक अपने पास होते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड जो प्लांट्स या एनिमल्स में से ऑब्टेन होते हैं और इनऑर्गेनिक एसिड्स जो कि नॉर्मल एनवायरनमेंट में हमें देखने को मिलते हैं। ये जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ये वीक एसिड्स होते हैं और जो ये इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर आते हैं। तो कंज्यूम हम किसको कर सकते हैं, वीक एसिड को कंज्यूम कर सकते हैं। हमने बोला ना इसका जो टेस्ट होता है वो सॉर होता है। तो टेस्ट किनको कर पा रहे हैं, हम ऑर्गेनिक एसिड्स को कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे एसिड्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि मान लो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉर्मिक एसिड के बारे में। तो फॉर्मिक एसिड का दूसरा नाम होता है मिथेनोइक एसिड और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है HCOOH। तो ये हमें मिलता है आर्ट स्ट्रिंग या फिर मान लो बी स्ट्रिंग, ठीक है, और एक और चीज नेटल प्लांट। ठीक है, तो होता क्या है बेसिकली कि जैसे तुम्हें कभी चींटी ने काटा हो तो वहां पे जलन वगैरह होना शुरू हो जाती है ना। तो वो जलन किस वजह से हो रही है, फॉर्मिक एसिड की वजह से। ये जो फॉर्मिक एसिड है इसको सबसे पहले ऑब्टेन किया गया था रेड आंट्स में से, जिसको हम फॉर्मिका बोल देते हैं। इसी की वजह से इसका नाम फॉर्मिक एसिड पड़ गया था। एक जो तुम्हें यहाँ पे याद रखना है वो है इथेनोइक एसिड। अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा था, राइट। इथेनोइक एसिड का दूसरा नाम क्या होता है, एसिटिक एसिड, और इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। ये विनेगर में पाया जाता है। विनेगर के अंदर जो एसिटिक एसिड है वो 5 से 7% होता है और बाकी सारा हमें पानी देखने को मिलता है। ठीक है, देन उसके बाद है ब्यूटायरिक एसिड या फिर हम इसको बोल देते हैं ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला है वो है CH3CH2CH2COOH। ठीक है, 4 कार्बन हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे और ये पाया जाता है रेंचिड बटर में। ठीक है, इसके बाद हमें देखने को मिलेगा जैसे लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो होता है वो कर्ड वगैरह में या फिर मिल्क वगैरह से ऑब्टेन होता है। एक होता है अपने पास ऑलिक एसिड जो ऑलिव ऑयल में हमें देखने को मिलेगा। एक अपने पास होता है स्टेरिक एसिड। स्टेरिक एसिड जो होता है जो फैट वाली चीजें होती है, यानी कि हमारे घर पे जो वेजिटेबल्स ऑयल्स है वहां पे देखने को मिलता है। एक अपने पास होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो विटामिन सी का दूसरा नाम होता है। तो विटामिन सी को हम और क्या बोल सकते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उसमें से हमें ये ऑब्टेन होता है। इसके साथ साथ सिट्रस फ्रूट्स में से एक और एसिड हमें ऑब्टेन होता है जिसको हम बोलते हैं सिट्रिक एसिड। ठीक है, एक एसिड होता है टार्टरिक एसिड जो कि हमें टेमरिंड में देखने को मिलेगा। ठीक है, एक हमें यहाँ पे देखने को मिलता है मैलिक एसिड। तो मैलिक एसिड, मैलिक एसिड जो होता है वो हमें एप्पल्स वगैरह में देखने को मिलेगा। एक हमें देखने को मिलता है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड जो होता है वो टमेटोज वगैरह में,
ठीक है, या फिर जो स्पिनच होती है उसमें हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे एसिड्स होते हैं, ठीक है, उसको हम अपने पीडीएफ में भी एक बार देख लेंगे। तो बेसिकली ये जो हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड्स है वो हमें कहाँ से ऑब्टेन हो रहा है, प्लांट्स है, एनिमल्स में से ऑब्टेन हो रहा है। वीक एसिड है, इसको तुम कंज्यूम कर सकते हो। वहीं पे जब हम इनऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में बात करते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। अगर मैं HCl के बारे में बात करूं, या सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में बात करूं, या नाइट्रिक एसिड के बारे में बात करूं, या फिर H3PO4 यानी कि फॉस्फोरिक एसिड के बारे में बात करूं, तो ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक एसिड्स के अंदर आते हैं। ये जो HCl है वो गैस्ट्रिक जूस के अंदर भी पाया जाता है, यानी कि हमारे पेट के अंदर जो एसिड होता है ना, वो कौन सा होता है, HCl, जिसकी वजह से अपने स्टमक का पीएच कितना हो जाता है, वो हो जाता है 1 से लेकर 3 तक। ठीक है, H2SO4 एंड HNO3, ये एसिड रेन की जब हम बात करते हैं ना, तो उसमें हमें देखने को मिलता है, और इसका जो पीएच होता है वो 5.6 के नीचे नीचे ही देखने को मिलेगा। तो बेसिकली एसिड रेन किस वजह से होती है, हमारे एटमॉस्फेयर में पॉल्यूटेंट्स बहुत ज्यादा हो गया, राइट। तो पॉल्यूटेंट में भी हम सबसे ज्यादा किसके बारे में बात कर रहे होते हैं, सल्फर के ऑक्साइड्स या फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। तो होता क्या है कि अगर सल्फर के ऑक्साइड्स अल्टीमेटली रिएक्ट करते हैं पानी के साथ, तो कैस्केड्स ऑफ रिएक्शन के बाद हमें बनता हुआ नजर आता है H2SO4। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जब पानी यानी कि बारिश के पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, तब वो अल्टीमेटली बनाते हैं नाइट्रिक एसिड, लेकिन ये डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है, यानी कि स्किन जलाएगा तो नहीं, लेकिन स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कॉज हो सकती हैं। और एक और चीज तुम्हें यहाँ पे याद रखनी है, एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं एक्वा रेजिया। तो ये जो एक्वा रेजिया है, इसको हम और क्या बोल देते हैं, रॉयल वाटर। तो रॉयल वाटर का मतलब क्या है कि हमारे पास कुछ इनर्ट मेटल्स होते हैं। वो जो इनर्ट मेटल्स होते हैं वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। जैसे गोल्ड के बारे में बात करूं, सिल्वर के बारे में बात करूं, नॉर्मल ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। अगर मैं उसको HCl के अंदर डिप कर दूं तब भी वो रिएक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं एक मिक्सचर बना दूं HCl का और HNO3 का, और याद रखना है कंसंट्रेटेड फॉर्म में बात की जा रही है, तो और वो भी रेशो में याद रखना 3:1, तो अल्टीमेटली जो इनर्ट मेटल्स होते हैं वो इसके अंदर डिसॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो बात होगी एसिड की ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के हिसाब से। इसके अलावा हमें एक और क्लासिफिकेशन देखने को मिलती है, जैसे कि हम यहाँ पे बोल देते हैं कि एसिड जो है वो और दो तरीके के होते हैं। एक हम बोल देते हैं कंसंट्रेटेड एसिड, और एक हम बोल देते हैं डाइल्यूट एसिड। अब मान लो तुमने एसिड और पानी इन दोनों को कर दिया मिक्स, याद रखना पानी के अंदर एसिड डाला जाता है और धीरे धीरे डाला जाता है। ठीक है, तो अब देखो, अगर मेरे पास है एसिड प्लस वाटर का मिक्सचर, तो जिस सॉल्यूशन के अंदर एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वो हो जाता है कंसंट्रेटेड एसिड। जहां पे हमें वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा देखने को मिलेगी उसको हम बोल देते हैं डाइल्यूट एसिड। ठीक है, फिर कुछ केमिकल रिएक्शंस हमें देखने को मिलती है कि अगर मान लो हमारे पास एसिड है, एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो अल्टीमेटली हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन। अगर मान लो एक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो हमारे पास देखने को मिलेगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अगर एक एसिड कार्बोनेट कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, तो हमें यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा सॉल्ट प्लस पानी, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक रिएक्शन है जो कि हमें एसिड्स के बारे में पता होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे आ जाओ, एसिड्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। तो ये जो एसिड्स है उनका सॉर्ट टेस्ट होता है, और यहाँ पे हम इंडिकेटर के बारे में भी अभी बात करेंगे कि ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। एसिड की क्लासिफिकेशन देखी जाए तो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, वीक एसिड होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाती हैं, जैसे HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, HClO4 हो गया। वीक एसिड्स जो कि पार्शियली डिसोसिएट होते हैं जब पानी के अंदर डिसॉल्व किया जाता है, जैसे कि एसिटिक एसिड हो गया या फिर फॉर्मिक एसिड हो गया। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने का काम करते हैं, तो ये जो एसिडिक स्ट्रेंथ है एसिड की वो इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन साइज। अब खुद देखो, साइज अगर बढ़ रहा है तो फटाफट हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास, अगर मैं हेलोजन्स के बारे में बात करूं, राइट, ग्रुप 17
तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, 117 एलिमेंट इस तरीके से देखने को मिलता है ना। अब इन सब की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ हो रखी है। ठीक है, ये बेसिकली HCl हो गया, HF हो गया, HBr हो गया, HI हो गया। अब यहाँ पे देखो, जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो साइज बढ़ता जाता है। क्यों साइज बढ़ रहा होता है? क्योंकि शेल का जो नंबर है वो बड़ा हो रहा है। तो इस वजह से हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि ये जो हाइड्रोजन है वो बड़ी आसानी से बाहर निकाल देगा, क्योंकि यहाँ पे साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। तो न्यूक्लियर चार्ज बहुत कम देखने को मिलेगा। अपने इलेक्ट्रॉन को संभाल नहीं पा रहा तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्या ही संभालेगा, है ना। तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे जो एसिडिक स्ट्रेंथ है एसिड की वो भी इंक्रीज होती जाती है। फिर दूसरी चीज क्या है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है एसिड्स की वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे वो बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपने पास क्या है, CH4 NH3 H2OH। देखा जाए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमें कौन सा देखने को मिलता है? फ्लोरीन। सेकेंड नंबर पे ऑक्सीजन, उसके बाद तुम्हें नाइट्रोजन देखने को मिलेंगे। बहुत सारे जो नॉन मेटल्स है ज्यादातर वो कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का काम करते हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का काम करते हैं। तो यहाँ से अगर ये इलेक्ट्रॉन खींच रहे होंगे ज्यादा तो ये जो H है वो यहाँ से बाहर निकल सकता है। H पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर ज्यादा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ हमें यहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड्स देखने को मिलते हैं, उसके सोर्सेस जैसे सिट्रिक एसिड जो है वो सिट्रस फ्रूट्स में देखने को मिलेंगे, जैसे ऑरेंजेस, लेमन में। फॉर्मिक एसिड आंच की स्ट्रिंग्स, बी की स्ट्रिंग, और एक और मैंने तुम्हें बताया था अभी अभी, नेटल प्लांट। फॉर्मिक एसिड का दूसरा नाम भी हमने कर लिया था, इसको हम मिथेनोइक एसिड बोल देते हैं, और HCOOH इसका फॉर्मूला होता है। एसिटिक एसिड जिसको इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, CH3COH, विनेगर या टमाटो में देखने को मिलता है। मैलिक एसिड एप्पल और ग्रेप में देखने को मिलेगा। टार्ट्रिक एसिड टैमरिंड, ग्रेप्स, अनराइप मैंगो में देखने को मिलेगा। ऑक्सैलिक एसिड COOH स्पिनच और कैबेज में देखने को मिलेगा। ठीक है, लैक्टिक एसिड कर्ड मिल्क में देखने को मिलेगा। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी सिट्रस फ्रूट्स आंवला में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे दूसरी चीज के बारे में बात करेंगे विच इज बेस। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। चलो भाई, अब हम बेस के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो देखो, जब हम बेस के बारे में बात करते हैं, अगर मैं इसके टेस्ट के हिसाब से बात करूं तो ये बिटर होते हैं टेस्ट में। ठीक है, दूसरी चीज जो हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए वो ये है कि ये OH नेगेटिव को बाहर निकालते हैं। एसिड क्या करते थे? H पॉजिटिव को बाहर निकालते थे। बेस क्या करते हैं? OH नेगेटिव को बाहर निकालने का काम करते हैं। तीसरी चीज ये है कि ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट भी करने का काम करते हैं। ठीक है, एक तो OH नेगेटिव बाहर निकाल रहा है और H पॉजिटिव को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, उनको हम बेस बोल देते हैं। और ये भी कैसे होते हैं? कोरोसिव इन नेचर। ठीक है, तो इसके बारे में ना थोड़ा सा जान लेते हैं, यहाँ पे क्या क्या हमें एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि मान लो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं NaOH, इसका नाम क्या पड़ गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसको हम और क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं कॉस्टिक सोडा। ठीक है, ये स्किन पे गिर जाता है तो ये भी हार्म पहुंचाता है बेसिकली, और सोडियम से हमने क्या ले लिया? सोडा ले लिया। फिर उसके बाद क्या है? KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो अपने पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है इसका दूसरा नाम क्या पड़ जाएगा? जैसे इसको हम बोले कॉस्टिक सोडा तो इसको हम बोल देते हैं कॉस्टिक पोटाश। ठीक है, एक तुम्हें याद रखना है CaOH ट्वाइस। क्या बोलेंगे इसको हम? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, या फिर हम इसको लाइम वाटर भी बोल देते हैं, या फिर हम इसको स्लेक्ड लाइम भी बोल देते हैं। ठीक है, और इसके अलावा तुम्हें क्या याद रखना है? MgOH ट्वाइस। तो ये जो अपने पास MgOH ट्वाइस है इसका नाम क्या पड़ गया? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, या फिर हम इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो दवाई में यूज होता है जिसको हम बोलते हैं एंटा एसिड। यानी कि जब एसिडिटी वगैरह होती है तो जो हम दवाई लेते हैं ना तो वो होती है एंटा एसिड, तो वहां पे MgOH ट्वाइस का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे ना एक रिएक्शन है जो बहुत फेमस रिएक्शन है जो कि हम लोगों को पता होनी चाहिए। वो क्या है? तुमने बचपन से सुना होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की।
ठीक है, क्या बोला हमने? कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, यानी अब लाइम वाटर नींबू पानी के बारे में नहीं बात कर रहे, हम यहाँ पे CaOH ट्वाइस के बारे में बात कर रहे हैं। तो अपने पास यहाँ पे क्या था? CaOH ट्वाइस। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये CaCO3 में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि क्या बना देता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, जिसको हिंदी में तुम चूना बोलते हो, बेसिकली इसके हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट देखने को मिलते हैं, और इसी व्हाइट प्रेसिपिटेट की वजह से इसकी जो अपीयरेंस होती है वो मिल्की होती है। अब इसके भी दूसरे नाम सुन लो, एक तो हम इसको क्या बोल रहे हैं? कैल्शियम कार्बोनेट बोल रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हम इसको लाइमस्टोन भी बोल सकते हैं। किस किस में पाया जाता है? जैसे कि मान लो मार्बल के बारे में बात कर लो तो उसमें हमें ये देखने को मिलेगा, या फिर तुम बात कर लो यहाँ पे चौक की, या फिर तुम बात कर लो एग शेल की, ठीक है। तो वहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा? CaCO3 देखने को मिलेगा। अब मान लो ज्यादा ही कार्बन डाइऑक्साइड अगर इंट्रोड्यूस कर दी तो ये जो CaCO3 था वो दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके चेंज हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के अंदर। ये जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसको हम और क्या बोल देते हैं? कैल्शियम बाई कार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा? CaHCO3। तो बेसिकली होता क्या है कि ये होता है अपना कलरलेस। तो अगर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इंट्रोड्यूस करवाई तो मिल्की से ये दोबारा से किस में चला जाएगा? कलरलेस में चला जाएगा। इसकी भी कुछ बेसिक रिएक्शन होती है जो हमने एसिड में देखी थी ना, वही हमें सेम रिएक्शन यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। और वो क्या क्या है कि वही सेम चीज, एसिड अगर बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो अल्टीमेटली वो क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा, ठीक है। अगर एक बेस मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। अगर एक बेस कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें यहाँ पे जो रिएक्शन होती हुई नजर आएगी वो है सॉल्ट प्लस पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कुछ रिएक्शन हमें पता होनी चाहिए। और जैसे हमने एसिड के केस में देखा था ना कि अलग अलग क्लासिफिकेशन हम कर रहे होते हैं, तो वो बेस के फॉर्म में भी हमें देखने को मिल सकता है। वो कैसे? कि ये जो अपना बेस होता है इसको भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस में। तो वही जो एसिड की क्लासिफिकेशन थी वही है कि जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है वो स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर आएगा, जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करता, पार्शली करता है, वो वीक बेस के अंदर आ जाएगा। और एक और चीज कि ये जो बेस है इसको हम और एक और तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, वो क्या है? कंसंट्रेटेड बेस एंड डाइल्यूट बेस। जहां पे बेस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वो कंसंट्रेटेड बेस, जहां पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उसको हम डाइल्यूट बेस बोल देते हैं, ठीक है। अब दोबारा से आ जाओ पीडीएफ में। हमने क्या बोला कि बेस एंड द क्लासिफिकेशन। तो बेस अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के हिसाब से बात की जाए तो स्ट्रॉन्ग बेस होता है एंड वीक बेस होता है। स्ट्रॉन्ग बेस जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाता है जैसे KOH एंड NaOH। वीक बेस क्या होता है? जो कि पार्शली डिसोसिएट करते हैं जैसे MgOH ट्वाइस, NH4OH, NaHCO3 या CaOH, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बेसिस के एग्जांपल क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि जो NaOH है, इसको सॉफ्ट प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट में यूज किया जाता है। बॉक्साइट का फॉर्मूला भी यहाँ पे याद कर लो, Al2O3.2H2O। बेसिकली ये एल्यूमिनियम का ओर है, ठीक है। या रेयन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH सॉफ्ट सॉल्ट बनाने में हेल्प करता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि MgOH ट्वाइस, जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोल देते हैं, वो मेडिसिन या एंटासिड के फॉर्म में यूज किया जाता है। अब अपने पास यहाँ पे क्या आ गए हैं? इंडिकेटर। अब इंडिकेटर को भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो अपने पास, पहले तो कलर चेंज करते हैं भाई, इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर हमें दो तरीके के देखने को मिल जाते हैं। एक तो अपने पास होते हैं नेचुरल इंडिकेटर और एक अपने पास होते हैं आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड इंडिकेटर।
नेचुरल इंडिकेटर के अंदर एक तो हम बात करते हैं डाइस के बारे में। तो डाइस के अंदर हम ना ज्यादातर लिटमस पेपर के बारे में बात करते हैं। लिटमस पेपर दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है अपने पास रेड लिटमस पेपर और एक अपने पास होता है ब्लू लिटमस पेपर। अगर कोई एसिड आएगा तो वो क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा। रेड कलर किसका होता है, खतरे का कलर होता है, राइट। तो रेड यानी खतरा, एसिड भी खतरा, ठीक है। ब्लू, अगर मैं बेस के बारे में बात करूं तो बेस अगर होगा तो वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। तो बी से बेस और बी से क्या हो गया, ब्लू हो गया। डाइस के अलावा हमें और भी देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं ऑल फैक्टरी इंडिकेटर। तो ऑल फैक्टरी इंडिकेटर के अंदर हम ज्यादातर नाक के हिसाब से बात करते हैं, है ना। तो इसके अंदर हमें तीन देखने को मिलते हैं। एक तो हो गया वनीला एक्सट्रैक्ट, एक अपने पास हो गया यहां पर क्लोव ऑयल, और एक अपने पास हो गया अनियन एक्सट्रैक्ट। तो इन सब की ना एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। तो अगर मान लो यहाँ पे आ गया एसिड, तो ये क्या करेगा, अपनी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल को लूज कर देगा। सो लूज इट्स कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, ठीक है। वहीं पे अगर मान लो यहाँ पे आ गया बेस, तो ये अपनी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल को, सॉरी, यहाँ पे अगर मैं एसिड की बात करूं तो यहाँ पे हमें कोई भी चेंज होता हुआ नहीं नजर आएगा, ठीक है। इसको ठीक करना कि जब एसिड होगा तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा होगा, और जब बेस होगा तो अपनी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल को लूज कर देगा। फिर उसके बाद हमें एक और देखने को मिलता है जिसको हम बोल देते हैं अपना रेड, बेसिकली एक यहाँ पे अपने पास जो इंडिकेटर होता है वो होता है टर्मरिक। तो ये जो टर्मरिक है ना, ये किस कलर की होती है, येलो कलर की होती है, राइट। तो ये अगर ये येलो कलर की है तो यहाँ पे भी ना सेम ट्रेंड है कि अगर एसिड आएगा तो कलर में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर बेस आएगा तो इसका जो कलर होता है वो रेडिश ऑरेंजिश से उसमें कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है। एक अपने पास जैसे हिबिस्कस प्लांट के बारे में तुमने सुना होगा, ये जो हिबिस्कस प्लांट होता है इसको हम चाइना रोज भी बोल देते हैं। तो इसका नॉर्मल जो कलर होता है वो रेडिश या मिजेंटा कलर का होता है। तो अगर एसिड आएगा सो नो कलर में चेंज, लेकिन अगर यहाँ पे आ गया बेस तो इसका जो कलर होता है वो ग्रीन में चेंज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। वहीं पे अगर मैं आर्टिफिशियल इंडिकेटर के बारे में बात करूं या मैन मेड इंडिकेटर या केमिकल इंडिकेटर भी हम इसको बोल सकते हैं, तो यहाँ पे एक तुम्हें याद रखना है मिथाइल ऑरेंज, और एक तुम्हें याद रखना है फिनोफ्थलीन, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं मिथाइल ऑरेंज, नाम से पता लग रहा है किस कलर का होगा, ऑरेंज। यानी कि अगर न्यूट्रल है तब ये ऑरेंज कलर का होगा, अगर मान लो एसिडिक है तो ये रेड कलर का होगा, और अगर ये बेस है तो इसका जो कलर है वो येलो में चेंज हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे अगर मैं फिनोफ्थलीन के बारे में बात करूं तो एसिड और न्यूट्रल कंडीशन के अंदर ये कलरलेस ही रहता है, कोई कलर नहीं देखने को मिलता, लेकिन जैसे ही बेस आ जाता है तो ये पिंक कलर में चेंज होना शुरू हो जाता है। तो तुमने यहाँ पे ना एक ट्रेंड नोटिस किया होगा कि अगर मैं एसिड के बारे में बात कर रही हूँ तो ज्यादातर में या तो रेड में चेंज हो रहा है, देखो रेड में चेंज हो रहा है, या फिर कोई भी चेंज हमें होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। जो ज्यादातर चेंज है वो हमें बेस में ही होते हुए नजर आते हैं। तो एक बार पीडीएफ में देखते हैं, तो पीडीएफ में क्या लिखा है सम इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स के अंदर, कि जो टर्मरिक सॉल्यूशन है वो येलो रहती है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, लेकिन पर्पल ब्राउन में चेंज हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। ड्राई टर्मरिक पेपर जो है वो ब्राइट येलो का होता है और वो रेड होना शुरू हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो एक टर्मरिक सॉल्यूशन के बारे में बात की है और एक टर्मरिक पेपर के बारे में बात की है। फिनोफ्थलीन के बारे में बात करें तो ये जो फिनोफ्थलीन होता है वो कलरलेस होगा एसिडिक सॉल्यूशन में, लेकिन पर्पल सा पिंक सा होना शुरू हो जाता है बेसिक सॉल्यूशन में। रेड कैबेज जूस इंडिकेटर भी होता है जो कि एसिड सॉल्यूशन में देखो कौन से कलर का है, रेड कलर का है, न्यूट्रल सॉल्यूशन में पर्पल हो जाएगा और बेसिक सॉल्यूशन में ग्रीनिश येलो हो जाएगा। कैबेज पेपर की बात करें तो ये ग्रीन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस और पिंक से रेड हो जाएगा, रेड हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है। वही ट्रेंड है, एसिड में रेड या फिर कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा।
फिर उसके बाद आता है अपने पास सॉल्ट्स। तो जब भी एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो बना देते हैं सॉल्ट और वाटर, और इस रिएक्शन को हम बोल देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एक सॉल्ट जो कि स्ट्रॉन्ग बेस का होता है और वीक एसिड या वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड डिसॉल्व किए जाते हैं पानी के अंदर, तो पानी के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देता है और वो क्या देगा, एक ओरिजिनल एसिड या बेस देगा जिससे वो सॉल्ट पहले बना था। और इस प्रोसेस को जहाँ पे हमारे पास वही सॉल्ट वापस से बन रहा है उसको हम बोल देते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। और ये जो हाइड्रोलिसिस है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस होता है। तो केमिकल बॉन्डिंग वाला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। ठीक है, अभी आई होप कि तुम्हें ये एसिड बेस इंडिकेटर एंड सॉल्ट वाला पार्ट समझ में आया होगा। कोई भी अगर डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।